सर्चिंग विद पार्शियल इंफॉर्मेशन आज हम पढ़ेंगे। यूनिवर्सिटी बेटा अगले सेमेस्टर से ओपन हो जाएगी आपके लिए, क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग? ये कंफर्म नहीं है कि तमाम कोर्सेज के लिए होगी कि नहीं होगी। हो सकता है आपको सिर्फ लैब के लिए बुलाया जाए, थ्योरी क्लासेस घर से ही बैठ के लें आप, या हो सकता है फुल बुला लिया जाएगी। गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट क्या अनाउंस करती है। तो अब बेसिकली यहाँ पर ये लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे स्लाइड। तो इनिशियली हमने देखा था कि अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, और फिर हमने देखा था कि लोकल सर्च एल्गोरिथम क्या होते हैं, यानी कि जिसमें हमारे पास गोल पे फोकस होता है, पाथ पे फोकस नहीं होता। और इसमें होता ये है कि हमारे पास एक करंट स्टेट होती है और उस करंट स्टेट को हम अपडेट करते रहते हैं। मेमोरी कम यूटिलाइज होती है इसमें। इसको हमने एक एग्जांपल से समझा था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्चिंग एजेंट है जो कि एक हिल पर क्लाइंबिंग कर रहा है, लेकिन ये कि वहाँ पर फॉग है, बहुत सारा धुंध छाई हुई है, और एजेंट को एमनीशिया है, उसको करंट स्टेट का पता है, पिछली स्टेट वो भूल जाता है। तो ये जो लोकल सर्च एल्गोरिथम है, ये मेमोरी इसी वजह से बहुत कम यूटिलाइज करता है। कुछ प्रॉब्लम्स हमने इस एग्जांपल से समझी थी, और उसके बाद हमने लोकल मैक्सिमम और ग्लोबल मैक्सिमम के कॉन्सेप्ट को समझा था। हिल क्लाइंबिंग सर्च का एल्गोरिथम हमने देखा था, जिसमें करंट मुस्तकिल तौर पे अपडेट होता रहता है, या तो करंट में करंट की वैल्यू आ जाती है, या करंट में बेसिकली नेबर की वैल्यू आ जाती है। फिर अटैकिंग क्वीन का प्रॉब्लम्स हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी बाय यूजिंग हिल क्लाइंबिंग। ये चीज़ हम समझ गए थे कि ये कंप्लीट नहीं होता, ऑप्टिमल नहीं होता, इसमें कुछ इश्यूज हैं, वो भी हमने डिस्कस किए थे। और फिर हिल क्लाइंबिंग के कुछ वेरिएंट्स हैं, वो भी हमने डिस्कस किए थे। रैंडम रीस्टार्ट हिल क्लाइंबिंग क्या होता है, इससे किस तरीके से हम जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, ये भी हमने अंडरस्टैंड किया था। इसके अलावा फिर हम आ गए थे जनाब सिमुलेटेड एनीलिंग के ऊपर। इसमें हमने कहा था कि हम थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं, थोड़ा नीचे उतरते हैं, और उससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हम ग्लोबल मैक्सिमम पे पहुंच जाते हैं। हिल क्लाइंबिंग का प्रॉब्लम ये है कि उसमें आप हमेशा लोकल मैक्सिमम पे पहुंच के स्टक हो जाते हैं, लेकिन सिमुलेटेड एनीलिंग जो है, इसमें हमेशा आप ग्लोबल मैक्सिमम पे पहुंचते हैं, और ये बात हमने प्रूफ भी कर ली थी। फिर हमारी कुछ डिस्कशन हुई थी जेनेटिक एल्गोरिथम्स के ऊपर। जेनेटिक एल्गोरिथम में हमने देखा था कि बेसिकली हमारे पास कुछ पॉपुलेशन होती है, उसके हम फिटनेस फंक्शन निकालते हैं, फिर उसमें सिलेक्शन करते हैं, फिर उसमें क्रॉसओवर करते हैं, फिर उसमें कुछ म्यूटेशन होती है, तो हम बेहतर सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ठीक है। और फिर इसी जेनेटिक एल्गोरिथम को हमने एन क्वीन प्रॉब्लम के थ्रू समझने की थोड़ा सा कोशिश की थी। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था जनाब, और बेसिकली जेनेटिक एल्गोरिथम हमने पढ़ लिया था। थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ जेनेटिक एल्गोरिथम को। तो यहाँ तक जो पढ़ा था उसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? मैं पूछ रहा हूँ, हालांकि मुझे पता है किसी ने कुछ नहीं पूछना। हाँ जी, ठीक है। तो जेनेटिक एल्गोरिथम जब हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, तो उसमें हमने कहा था कि हमारे पास इसके अंदर नेक्स्ट जनरेशन जो है वो हम प्रोड्यूस करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्टेट्स बाय यूजिंग सिलेक्शन, क्रॉसओवर एंड म्यूटेशन। सही है। इसमें होता है एक फिटनेस फंक्शन। फिटनेस फंक्शन की खास बात ये होती है कि ये फंक्शन ना हमें जितना बेटर स्टेट होगी ना, उतनी बड़ी वैल्यू देगा। यानी फंक्शन की खास बात ये होती है कि जितना हमारे पास स्टेट अच्छी होगी, उतना ही जनाब हमारे पास बेसिकली वैल्यूज हायर होंगी। और फिर एक और चीज इसमें समझ लें कि ये हर जगह पे यूज नहीं होता है जेनेटिक एल्गोरिथम। हमारे पास ऑलरेडी रैंडमली जनरेटेड स्टेट्स होती हैं, पॉपुलेशन होती है हमारे पास पहले से। पॉपुलेशन होने से मुराद ये है कि ये आप हर जगह पे यूज नहीं करेंगे,
बहुत ही जो लार्ज स्पेस प्रॉब्लम होती हैं, जिनका सोल्यूशन अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से यूज करें, यानी ब्रेथ फर्स्ट, डेप्थ फर्स्ट, या जो नॉर्मल हमारे पास क्लासिकल एल्गोरिथम है, उनको यूज करते हुए अगर आप इस पे काम करेंगे तो आपको बेतहाशा टाइम लग जाएगा। ठीक है, लिहाजा आप क्या करते हैं कि जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं उनको आप बाय यूजिंग जेनेटिक एल्गोरिथम इंप्रूव करते रहते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये समझा था कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एन क्वीन प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ये आपको डायग्राम नजर आ रही है, इसको मैं कह देता हूं डायग्राम 1। अब डायग्राम 1 की अगर मैं बात करता हूं तो डायग्राम 1 में क्वींस की कुछ स्टेट है। अच्छा, क्या ये सोल्यूशन है डायग्राम 1? अगर मैं आपसे सवाल करूं तो हाँ, ये सोल्यूशन नहीं है। अलबत्ता इसमें क्वींस जो है ना वो एक खास पोजीशन पे है। अगर मैं ये करूं कि यहां पर इनको नंबर्स असाइन कर दूं, रॉस को और कॉलम को, तो फिर आपको अंदाजा होगा कि मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब मैं आपसे कहता हूं कि जनाब पहली क्वीन कहां पर है, तो आप कहेंगे जनाब 3 पर। मैं कहूंगा दूसरी क्वीन कहां पर है, आप कहेंगे 2 पर। मैं पूछता हूँ तीसरी क्वीन कहां पर है, आप कहेंगे 7 पर। फिर चौथी क्वीन कहां पर है, वो 5 पर है। ठीक है, पांचवी क्वीन कहां पर है, वो 2 पर है। छठी क्वीन कहां पर है, 4 पर है। सातवीं क्वीन और आठवीं क्वीन 1 और 1 पर है। तो ये एक स्टेट जनरेट करी है हमने। अच्छा, ये इनिशियल स्टेट नहीं है। ठीक है, इनिशियल भी हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं है कि इनिशियल स्टेट हो। तो जो ये भी एक स्टेट है। अच्छा, ये भी एक स्टेट है। इस स्टेट को अगर मैं चेक करूं तो इस स्टेट के हिसाब से भी अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो जो मेरे पास रिजल्ट निकल के आता है वो क्या निकल के आएगा? 2 4 7 4 8 5 5 एंड 2। तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली यही चीज यहाँ लिखी हुई है और ये वाली जो स्टेट है वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, सही है। हाँ भाई, बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, इसी तरीके से समझ लें कि ये भी दो स्टेट्स हैं कोई एन क्वीन प्रॉब्लम की। अच्छा, अब हमने क्या किया कि बाय यूजिंग एनी टाइप ऑफ एल्गोरिथम, एनी टाइप ऑफ अप्रोच, हमने इनकी फिटनेस निकाली। अच्छा, फिटनेस निकालने के लिए आपको याद होगा हमने जब हम 8 पजल प्रॉब्लम देख रहे थे तो हमने उसमें कहा था कि हमारे पास जनाब वो मैनहट्टन डिस्टेंस होता है, यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है, और फिर हम क्या करते हैं कि उसकी बेसिस पे फिटनेस हेरिस्टिक निकालते हैं। तो फिटनेस भी कुछ इसी किस्म की चीज है कि आप गोल के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं या कोई और अप्रोच यूज कर सकते हैं जिसमें जाहिर है हर तरह की स्टेट की डिफरेंट फिटनेस आएगी। तो उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि हम फिटनेस इस तरह निकालें कि जिसकी फिटनेस ज्यादा है वो एक्चुअली गोल से ज्यादा करीब है। तो जब हम इन चार की फिटनेस निकालते हैं तो हमें ये अंदाजा होता है कि इसकी फिटनेस सबसे बेहतर है, फिर इसकी इससे कम है, फिर इसकी फिटनेस, फिर इसकी फिटनेस, ये चारों की फिटनेस निकल गई। जब फिटनेस हमें मालूम हो गई चारों स्टेट्स की, तो फिर हमने इन सबको सम कर लिया, यानी 24 प्लस 23 प्लस 20 प्लस 11, ये आ गया 78। अब हमने क्या किया कि ये जो 78 निकला है इसकी बेसिस पे हमने 24 को डिवाइड कर लिया 78 से, और जो रिजल्ट आया हमारे पास 31%, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है,
इसी तरह 29%, इसी तरह 26% और इस तरह 14%। यानी इससे हमें ये मालूम हो गया कि अगर इन चारों स्टेट्स को हम आपस में कंपेयर करें तो कौन सी स्टेट इसमें ज्यादा बेहतर है, फिटनेस किसकी ज्यादा अच्छी है। अंदाजा हो गया कि हमें सबसे अच्छी फिटनेस इसकी है। तो फिर हमने क्या किया कि जो इसमें से सबसे खराब फिटनेस वाली स्टेट थी उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया, निकाल दिया। ठीक है, जैसे क्लास में होता ये है कि जिसके सबसे कम नंबर होते हैं उसको हम फेल कर देते हैं और बाकी आगे प्रोग्रेस कर जाते हैं। किसी की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस होती है, किसी की सबसे बुरी परफॉर्मेंस होती है। तो जो सबसे बुरी परफॉर्मेंस वाले स्टूडेंट होते हैं जो एक क्राइटेरिया को मीट नहीं करते, उनको मिसाल के तौर पे हम फेल कर देते हैं या उनको कह देते हैं कि आप दोबारा पढ़ो, या वो पीछे रह जाते हैं। तो इसी तरह ये वाली स्टेट भी पीछे रह गई। ठीक है, क्योंकि इसकी फिटनेस कम है। अच्छा, फिर हमने क्या किया कि इसमें से किसी एक स्टेट को रिपीट कर दिया। आप देख रहे हैं कि ये वाली स्टेट यहां आ गई, ये वाली स्टेट यहां भी आ गई और यहां भी आ गई, 2 दफा रिपीट हो गई। और फिर हमने ये वाली स्टेट यहां लिख दी। तो इन 3 को हमने 4 दफा यहां पे लिख दिया। फिर ये कहलाती है सिलेक्शन, यानी ये जो प्रोसेस था इसको निकालने का, इसको निकाल दिया हमने। निकालने के बाद इन 3 से हमने 4 स्टेट्स बना ली। ये प्रोसेस कहलाता है सिलेक्शन। सिलेक्शन हो गई। सिलेक्शन के बाद होता है क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर में क्या करेंगे हम कि ये जो पहली स्टेट है और ये जो दूसरी स्टेट है, सिलेक्शन के बाद उनको क्रॉस ओवर करा देंगे। यानी कि क्रॉस ओवर किस तरीके से होगा कि ये 2 पेरेंट्स हैं, एक पेरेंट ये, एक पेरेंट ये, और इनके 2 चिल्ड्रन बन जाएंगे, एक चिल्ड्रन ये, एक चिल्ड्रन ये। क्या कह रहे हो बेटा फरहान महमूद? कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हो बेटा? मुझे समझ नहीं आया क्या लिखा है आपने। अच्छा, कीबोर्ड चेक कर दोगे। तो बेसिकली यहाँ पर ये आप देखें अगर, तो 327 हमारे पास यहाँ आ रहा है और आगे जो नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं वो एक्चुअली दूसरी स्टेट से हैं, 48552। इसी तरीके से आपके पास 247 ये इसी स्टेट से आ रहा है और 48552 आपको ऊपर वाली स्टेट से मिल रहा है। तो ये क्रॉस ओवर के बाद 2 स्टेट जनरेट हुई हैं इन 2 स्टेट से। इसी तरह इन दोनों का क्रॉस ओवर हो गया। यहाँ पे जो क्रॉस ओवर हुआ है वो देखें यहाँ पर कि हमने इनिशियली यहाँ से 3 लिए थे और यहाँ से भी 3 लिए थे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ आखिर के 3 ले रहे हैं और यहाँ पर भी आखिर के 3 ले रहे हैं। यानी ये आखिर के 3 124 इधर चले गए और ये 411 इधर आ गए और इधर से 32752 इधर आ गया, जबकि 24415 इधर ही रहा। यानी जो इंटरचेंज हुए वो आखिर के 3 नंबर हुए, यहाँ पर आखिर के 5 नंबर हुए थे। अब नतीजे में ये 4 स्टेट आ गए। अब अगर इस स्टेट को मैं मैप करता हूं तो ये जो स्टेट है ये एक्चुअली इन दोनों स्टेट्स का क्रॉस ओवर के नतीजे में बनी है। ये क्या बनी है जनाब? अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बनी है जनाब 3 2 7 4 8 5 5 2। यानी इससे हमने इसको मैप कर लिया। तो जो बात हमारे सामने आई वो ये आई, वो हम चाहें तो इसका फिटनेस फंक्शन भी निकाल के देखेंगे या इन जर्नल भी आप देखना चाहें तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें जो नंबर ऑफ क्वीन है जिन पे अटैक हो रहा है वो इनसे कम है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि 3 नंबर ही चेंज हो, ये कोई भी आप जो है ना वो अपने हिसाब से प्रॉब्लम के हिसाब से एक खास पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है, ये मतलब जो भी पैटर्न होगा वो जेनेटिक होगा। जेनेटिक एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट ये होता है कि 2 पेरेंट्स हैं, पेरेंट 1 और पेरेंट 2, ये दोनों जब मिलते हैं तो उनके नतीजे में चाइल्ड आते हैं और वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। तो अज्यूम हम ये करते हैं कि चाइल्ड्स आर बेटर देन पेरेंट्स। समझ में आ रही बात?
तो यही कॉन्सेप्ट जेनेटिक एल्गोरिथम में यूज होता है कि हम चाइल्ड प्रोड्यूस करते हैं। एक तरीका तो ये है ना कि हम एक एक स्टेट को विजिट करें और एक एक स्टेट को विजिट करके गोल से कंपेयर करें। फिटनेस फंक्शन में 24, 23, 20 और 11 कैसे आया? फिटनेस फंक्शन जो होता है ना, वो कैसे निकलता है कि आपका जो भी स्टेट होती है उस स्टेट को आप गोल से कंपेयर करते हैं। मिसाल के तौर पे आप इसको कंपेयर करें गोल से। गोल क्या है? गोल ये है कि भाई कोई सी भी कोइन पे अटैक ना हो रहा हो, ठीक है, उसके नंबर निकालना है, जो भी रिजल्ट गोल है उसको फिर इससे कंपेयर करें कि कितना कितना डिफरेंस है, और उसकी बेसिस पे आप फिटनेस निकाल लें। ठीक है सर, लास्ट वाले का फिटनेस फंक्शन की परसेंटेज इनिशियल से बेटर आ गई है आफ्टर सिलेक्शन एंड क्रॉसओवर। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? आफ्टर सिलेक्शन एंड क्रॉसओवर, लास्ट वाले की फिटनेस फंक्शन। कर्सर मैं तुम्हें दिखा कब रहा हूं बेटा? स्लाइड दिखा रहा हूं, कर्सर देखने की क्या जरूरत है भाई? हैं? तो आप बेसिकली यहाँ पर जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, उस चीज को समझ लें, और वो ये है कि बेसिकली जो जेनेटिक एल्गोरिथम्स होते हैं वो बेसिकली उनके अंदर ये स्टेप्स होते हैं। इनिशियल पॉपुलेशन होती है हमारे पास, उसके बाद हम फिटनेस फंक्शन निकालते हैं। ये क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, आप किसी भी तरीके से फिटनेस फंक्शन निकाल सकते हैं। फिर इसी तरह सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन का भी कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है, किसी भी तरीके से सिलेक्शन कर लें डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉब्लम। फिर क्रॉस ओवर होता है, क्रॉस ओवर का भी कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, आप अपनी मर्जी से क्रॉस ओवर करा सकते हैं। ठीक है। फिर म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप अपनी मर्जी से किसी भी किस्म की म्यूटेशन हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर कोड। लेकिन जब इस तरीके से हम काम करते हैं तो वो जेनेटिक एल्गोरिथम कहलाता है। यानी ये कि एक तो हमारे पास जब स्टेट्स होती है ना, अब मेरे पास अगर 3-4 स्टेट है तो इसमें तो जेनेटिक एल्गोरिथम यूज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास स्टेट स्पेस बहुत कम है। लेकिन जब हम, अगर आपको याद हो, आपने DFF या शुरू में हमने जब एन क्वीन प्रॉब्लम की बात की थी तो हमने कहा था कि एन क्वीन प्रॉब्लम के अंदर कोई 64 मल्टीप्लाई बाय 20, 63 इस तरीके से हमने कहा था कि कोई मिलियंस के करीब जो है ना वो इसमें स्टेट्स हैं। अब ये मिलियंस के करीब स्टेट्स को अगर आपने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो हम क्या करते हैं कि जेनेटिक एल्गोरिथम की मदद से जो भी सॉल्यूशन है या गोल है उसको जल्द से जल्द फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ऐसी प्रॉब्लम जिनको सॉल्व करना, अगर आपने उनको कंप्यूटर के ऊपर मिसाल के तौर पे आपने एल्गोरिथम लिखा और आपने जो है ना वो प्रॉब्लम बता दी, अब वो प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व हो रही है, हफ्ते लग गए, महीना लग गया, कंप्यूटर सॉल्व किए चले जा रहा है, किए चले जा रहा है, किए चले जा रहा है। इस किस्म के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए आप जेनेटिक एल्गोरिथम यूज करते हैं, जिसमें आप गोल की तरफ तेजी से बढ़ने की कोशिश करते हैं नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। नेचुरल प्रोसेस क्या है? नेचुरल प्रोसेस ये है कि चिल्ड्रन जो होते हैं वो पेरेंट्स से बेहतर होते हैं, ज्यादा स्मार्ट होते हैं, या स्टूडेंट जो होते हैं वो टीचर से ज्यादा स्मार्ट होते हैं। एग्री करते हैं मेरी बात से? हाँ भाई, स्टूडेंट टीचर से ज्यादा स्मार्ट होते हैं। स्टूडेंट भी तो बच्चे ही होता है ना। बेटा मुझे एक बात बताएं, मिसाल के तौर पे मेरी उम्र है 50 साल, ठीक है, आपकी उम्र है 20 साल, सही है? ऐसे ही है ना, 20 से कम का तो नहीं है कोई। लड़कियां तो सारी 10 साल की हैं। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि जब आप 50 साल के होंगे, आज से 30 साल बाद, तो आपकी नॉलेज इस वक्त मेरी नॉलेज से ज्यादा होगी कि कम होगी? बेटा ज्यादा होगी। नहीं नहीं, मुझसे ज्यादा हो जाएगी। ऐसा ही होता है बेटा,
ऐसा नहीं होता, आप बात को समझ नहीं रहे। जब आप इस स्टेज पर पहुंचेंगे ना, जब मेरी स्टेज पे आप पहुंचेंगे, इस वक्त अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो तो ऑब्वियसली मेरी ज्यादा होगी, लेकिन आप अगर जब आप 50 के होंगे उस वक्त अगर आप मुझसे कंपेयर करेंगे, अच्छा उस वक्त मुझसे मत कंपेयर करिएगा, उस वक्त मैं 80 का हो चुका हूँ मिसाल के तौर पे, अगर जिंदा हुआ तो उस वक्त 80 का हो चुका हूँ, तो उस वक्त आप मुझसे कंपेयर नहीं करेंगे, आप कंपेयर करेंगे मुझसे जब मैं 50 का था। तो आपको अंदाजा होगा कि आपके पास ज्यादा नॉलेज है जितनी मेरे पास आज है। तो इसका मतलब आप मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो। इसका रीजन ये होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने चिल्ड्रन को कुछ ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, वो स्टेप सीना ब सीना जिसको हम कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, जैसे रिसर्च वर्क है, ठीक है। आज जो रिसर्च हो रही है वो आज से 100 साल पहले तो नहीं हो रही थी ना। 100 साल पहले क्यों नहीं हो रही थी? जो रिसर्च होती है या जो प्रोग्रेस होती है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही होती है। जो आज हम इजाद कर रहे हैं या जो इन्वेंशंस हो रही हैं वो आज इसलिए हो रही हैं कि पिछले कई सदियों से छोटी मोटी इन्वेंशन होती चली जा रही हैं। तो वो स्टेप बाय स्टेप चीजें आगे बढ़ती चली जाती हैं और वो जनरेशन को ट्रांसफर होती रहती हैं और नेक्स्ट जनरेशन उनसे आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। तो यही चीज जेनेटिक एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट है कि आप पेरेंट से चिल्ड्रन को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करें, फिर वो उसको थोड़ा आगे ट्रांसफर करें और इम्प्रूव होते चले जाएं। तो ये जर्नली जेनेटिक, ये तो एक जर्नल मैंने बात बताई। बाकी इस तरह का प्रोसेस जब भी फॉलो होता है उसमें आप अपनी मर्जी का कोई भी क्राइटेरिया बना सकते हैं, म्यूटेशन का, क्रॉसओवर का, सिलेक्शन का, फिटनेस फंक्शन निकालने का और पॉपुलेशन जनरेट करने का। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जब भी आप ये प्रोसेस यूज करेंगे तो वो कहलाएगा जेनेटिक एल्गोरिथम। जेनेटिक एल्गोरिथम्स करते क्या हैं? ये एक टेंडेंसी जो है अपहिल टेंडेंसी, अपहिल टेंडेंसी क्या है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं तो स्मार्ट होते चले जा रहे हैं, बेहतर होते चले जा रहे हैं। फिटनेस फंक्शन कैसे निकालते हैं क्वेश्चन में गिवन होगा। फिटनेस फंक्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने एक आइडिया दे दिया आपको कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक गोल है, जैसे मैंने समझाया भी था आपको 8 पजल प्रॉब्लम में कि आपके पास ये गोल है, ये गोल है मिसाल के तौर पे, ठीक है। आपके पास करंट स्टेट ये है, अब आपने गोल पे जाना है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप क्या करें, हर स्टेट को कंपेयर करें। मिसाल के तौर पे 3 को गोल पे जाने के लिए 2 स्टेप्स चाहिए, 2 को जाने के लिए 1 चाहिए और 1 को जाने के लिए 2 स्टेप्स चाहिए। इसी तरह 6 को जाने के लिए 2 चाहिए, 5 को जाने के लिए 0 स्टेप्स चाहिए और 6 को जाने के लिए, अच्छा 2 को भी 0 चाहिए एक्चुअली, और 4 को जाने के लिए जनाब 2 स्टेप्स चाहिए। इसी तरीके से 7 को 1 स्टेप चाहिए और 8 को 1 स्टेप चाहिए। अब इन सबको सम कर लें तो ये हो गया जनाब 6 और 8 और 10। इसका इस स्टेट की फिटनेस समझे 10 आ गई। बात समझ में आ रही है? अच्छा, जरूरी नहीं है कि यही अप्रोच यूज की जाए, आप फिटनेस फंक्शन निकालने की कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हैं, लेकिन जो इस तरीके से फिटनेस आनी चाहिए कि जितना आप गोल के करीब होते चले जाएंगे उतनी आपकी फिटनेस बेहतर होती चली जाएगी, ठीक है। हाँ, स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट होती है। तो बेसिकली ये जो बेहतर होने की जो अप्रोच होती है उसमें हम रैंडम एक्सप्लोरेशन करते हैं। एक एक चीज को नहीं देखते, रैंडम एक्सप्लोरेशन होती है, क्योंकि हम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि एक एक चीज को देखते रहें, ठीक है। तो इससे फायदा होता है हमारा मतलब एक यूं समझ लें एक नेचुरल सा प्रोसेस है, इससे इंप्रूवमेंट खुद ब खुद होती चली जाती है। फिर मैं बता रहा हूं कि ये जब हम यूज करते हैं जब हमारे पास बहुत लार्ज स्केल प्रॉब्लम होती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के ऊपर हम जेनेटिक एल्गोरिथम यूज नहीं करते। ये जेनेटिक एल्गोरिथम है, यहाँ पे हमारे पास देखें पॉपुलेशन आ रही है और फिटनेस फंक्शन आ रहा है। फिटनेस फंक्शन क्या करता है, किसी इंडिविजुअल स्टेट की
फिटनेस हमें बता देता है। पॉपुलेशन जो है वो हमारे पास सेट्स हैं, एक से ज्यादा स्टेट्स का सेट है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इनिशियली हम एक लूप चलाते हैं, उसमें से रैंडमली हम सिलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन में से वैल्यूज, उनसे चाइल्ड प्रोड्यूस करते हैं। एक्स और वाई हमने निकाल लिए, उसमें से चाइल्ड प्रोड्यूस कर लिया। रैंडम से मीन रैंडम वैल्यू जनरेट करते हैं हर स्टेट में। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये आपने रिप्रोड्यूस का एक फंक्शन कॉल किया, एक्स और वाई से चाइल्ड आ गया, फिर चाइल्ड को आपने क्या किया, म्यूटेट करा, और चाइल्ड को म्यूटेट करने के बाद पॉपुलेशन में ऐड कर दिया। पुरानी जो स्टेट थी उनको पॉपुलेशन से निकाल दिया। तो इस तरीके से पॉपुलेशन अपडेट होती रहेगी। यानी जो जेनेटिक एल्गोरिथम में होता है कि इनिशियली मिसाल के तौर पे हमारे पास 4 स्टेट होती हैं, तो जब ये खत्म होता है तो हमारे पास 4 ही स्टेट होती हैं, लेकिन ये जो 4 स्टेट होती हैं ये इस 4 स्टेट से बेहतर होती हैं। मतलब आबादी में इजाफा नहीं होता है, आबादी उतनी ही रहती है, लेकिन जो स्टेट्स हैं वो पहली स्टेट से बेहतर होती हैं। फिर ये 4 स्टेट जो हैं वो मिसाल के तौर पे मजीद 4 स्टेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, लेकिन ये 4 स्टेट पिछली स्टेट से बेहतर होंगी इन ए सेंस कि इनकी जो फिटनेस होगी वो पिछले से बेहतर होगी। मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ 4, यहाँ पे 40 भी हो सकती हैं, 400 भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉब्लम। बात समझ में आ गई? अगर आप यहाँ पे रिप्रोड्यूस का फंक्शन देखें, उसका एल्गोरिथम देखें, तो रिप्रोड्यूस का जो एल्गोरिथम है उसमें आप देखें कि हमारे पास एक्स और वाई 2 पेरेंट्स हैं। हमने उनकी मदद से एक रैंडम नंबर फ्रॉम 1 to n जनरेट कर लिया और उसकी बेसिस पे हमने ये इसमें अपेंड कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि ये रैंडमली काम हो रहा है। ये कोई कोई ऐसा नहीं है कि हमेशा ही हम ऐसा करेंगे, हम उसमें 1 ऐड कर देंगे, हम उसमें 2 ऐड कर देंगे। ये रैंडमली काम हो रहा है। कोशिश हमारी ये है कि बेहतर से बेहतर हो सके। अच्छा, एक बात और भी ध्यान में रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि चाइल्ड हमेशा ही पेरेंट से स्मार्ट हो। बाज औकात वो ऐसा भी हो जाता है कि ऐसा चाइल्ड जनरेट हो जाता है जो आपके पास पेरेंट से स्मार्ट नहीं होता, प्रोड्यूस हो जाता है। तो कोई मसला नहीं है, वो फिर आगे जाके फिर वो उससे बेहतर की तरफ चले जाएंगे। मतलब एक जर्नल प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि हम गोल के पास ना पहुंच जाए। बात समझ में आ गई? हाँ भाई, ठीक है जनाब। चले अब आ जाते हैं जरा सर्चिंग विद पार्शियल इंफॉर्मेशन। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है जनाब? अब तक हमने स्टेट, हमने जो है वो एजेंट्स देखे हैं जो डिटर्मिनिस्टिक होते हैं और फुली ऑब्जर्वेबल होते हैं। डिटर्मिनिस्टिक से क्या मुराद है भाई? हाँ भाई, डिटर्मिनिस्टिक से क्या मुराद है? वैल्यू शुड बी डिटरमाइन। हाँ, मतलब ऐसा नहीं होता कि आप स्टेट 3 पे डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, 1 पे जाते हैं, फिर 2 पे जाते हैं, फिर 2 से 3 जनरेट हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से फुली ऑब्जर्वेबल से मुराद ये है कि जो भी पूरे तमाम स्टेट्स हैं वो आपको नजर आ रही हैं। जैसे आप चेस खेल रहे हैं, तो अब चेस में जितनी भी स्टेट्स हैं वो आपको नजर आ रही हैं। या आप लीडो खेल रहे हैं, या आप मिसाल के तौर पे क्रॉसवर्ड खेल रहे हैं। ठीक है, तो आपको पूरा नजर आ रहा है, पूरी पॉसिबल स्टेट्स नजर आ रही हैं। इनको हमने कहा था सिंगल स्टेट प्रॉब्लम। यानी हमारे पास एक स्टेट थी और उस स्टेट से हम दूसरी स्टेट पे जा रहे थे, फिर उसके बाद तीसरी पे, इस तरीके से जा रहे थे। यहाँ पे क्या होता है कि एजेंट को पता होता है कि हम कौन सी स्टेट में हैं, और सोल्यूशन एक सीक्वेंस होती है, स्टेप बाय स्टेप। पहले यहाँ थे, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, इस तरीके से आगे चल रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया जनाब डिटर्मिनिस्टिक बट नॉन ऑब्जर्वेबल।
नॉन ऑब्जर्वेबल से मुराद ये है कि हमें तमाम स्टेट्स एक साथ नजर नहीं आती, ठीक है। तो वो कहलाती है हमारे पास नॉन ऑब्जर्वेबल प्रॉब्लम। मिसाल के तौर पे कोई गाड़ी चल रही है, अब उसको उस वक्त जो चीजें नजर आ रही हैं, ऑटो ऑटोमेटिक कार है, गूगल कार है, अब उसको उस वक्त तो सारी चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन सारी स्टेट्स पॉसिबल जो हैं वो थोड़ी नजर आ रही, थोड़ा आगे जाके हो सकता है पीछे से कोई गाड़ी आ जाए। तो करंट स्टेट के अंदर, करंट सिनेरियो में उसको सारी चीजें ऑब्जर्वेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कहेंगे हम, ये नॉन ऑब्जर्वेबल की मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, इसको कहेंगे मल्टी स्टेट प्रॉब्लम। इसमें इसको सेंसरलेस प्रॉब्लम भी कहा जाता है या कन्फर्मेंट प्रॉब्लम्स भी कहा जाता है, ये नाम है इसका। यहाँ पे एजेंट को पता नहीं होता कि वो कहां पर है, अलबत्ता सोल्यूशन एक सीक्वेंस ही होती है, ठीक है। अच्छा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक और पार्शियली ऑब्जर्वेबल, इनको हम कहते हैं कंटिंजेंसी प्रॉब्लम्स, ये नाम है इनके। हाँ, ये बेटा वही इन्वायरमेंट है जो हम शुरू में पढ़ रहे थे ना, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट और ये सारी चीजें जब हम पढ़ रहे थे, वही चीज है, ठीक है। तो ये बेसिकली, अब ये जो जहां पर हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच होगी और पार्शियली ऑब्जर्वेबल होगा, इनको कहते हैं कंटिंजेंसी प्रॉब्लम्स। कंटिंजेंसी, ये अब हम देखेंगे कि ये पार्शियल इंफॉर्मेशन के अंदर सर्चिंग कैसे होती है। ये ऊपर की दो अप्रोचेस हम देख चुके हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप हिल क्लाइंबिंग पे कर रहे हैं, तो ये इस कैटेगरी में आएगा ना, हिल क्लाइंबिंग, ठीक है। ये आप समझ लें चेस, चेस है, या क्रॉसवर्ड आप खेल रहे हैं, या वो कौन सा गेम है, टिकटॉक खेल रहे हैं, टिकटॉक नहीं, क्या कहते हैं वो, क्रॉस और वो वाला कौन सा होता है, टिकटॉक ही कहलाता है वो, टिक टैक, हाँ, टिक टैक टू प्रॉब्लम होता है। तो वो बेसिकली, वो भी फुली ऑब्जर्वेबल है, सही है। तो ये सारे फुली ऑब्जर्वेबल प्रॉब्लम है, डिटर्मिनिस्टिक है। हिल क्लाइंबिंग हो गया या सिमुलेटेड एनेलिंग है, ये सारी चीजें डिटर्मिनिस्टिक है, नॉन ऑब्जर्वेबल है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक एंड पार्शियली ऑब्जर्वेबल। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो एक तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है, दूसरा ये कि ऑब्जर्वेशन जो है ना वो पार्शियल होती है, यानी करंट स्टेट के बारे में हमें परसेप्ट मिलता है, और नई इंफॉर्मेशन जिस स्टेट पर हम हैं उसके बारे में नई इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है, ठीक है। तो ये जो है उसका सोल्यूशन को ट्री या पॉलिसी होता है, ये भी हम देखेंगे ये क्या है इस एग्जांपल के थ्रू। और फिर एक होती है ऑनलाइन प्रॉब्लम, जिनको हम अननोन स्टेट स्पेस कहते हैं, ऑनलाइन सर्च कहलाती हैं। यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं प्रॉब्लम को, कोई प्रॉब्लम है क्या, फिर उसकी बेसिस पे डिसाइड करते हैं। इसमें ना हमें स्टेट्स का पता होता है और ना ही हमें एक्शंस का पता होता है, यानी हमें ये भी नहीं पता होता है कि एक्शंस क्या ले सकते हैं, और ये भी नहीं पता होता कि क्या क्या स्टेट्स हैं। तो ये दो तो हम देख चुके हैं, नंबर 1 और नंबर 2। अलबत्ता नंबर 3 अब हम देखने जा रहे हैं और 4 भी देखेंगे। तो ये अब एक मिसाल है, मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे देखें कि ये वैक्यूम क्लीनर वाली एग्जांपल है, अगर आपको याद हो शुरू में हमने देखी थी। तो यहाँ पे रूम ए है और रूम बी है, और आपको याद होगा कि हम यहाँ पे जो एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं वो या तो हम राइट पे जा सकते हैं या लेफ्ट पे जा सकते हैं या हम सक कर सकते हैं। और रूम जो है वो या तो क्लीन होगा या रूम जो है वो डर्टी होगा, ठीक है। याद आया आप लोगों को, ये हमने बिल्कुल शुरू के अंदर वैक्यूम क्लीनर वाली एग्जांपल देखी थी। नॉन ऑब्जर्वेबल और पार्शियली ऑब्जर्वेबल सेम है? नहीं नहीं नहीं, तो पार्शियली का मतलब ये है कि वो ऑब्जर्वेबल और नॉन ऑब्जर्वेबल के दरमियान की कोई चीज है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर मिसाल के तौर पे हम स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं ना। सपोज हम स्टार्ट करते हैं 5 से, सपोज इस वक्त सिचुएशन ये है कि रूम ए क्लीन है और रूम बी डर्टी है, जबकि जो लोकेशन है वो रूम ए की है, वैक्यूम क्लीनर।
तो अब सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा कि भाई राइट पे जाओ और सक करो। अगर ये स्टेट है तो वो क्या करेगा, राइट पे जाएगा और सक करेगा। ठीक है भाई, तुम लोग जिंदा हो, इंतकाल हो चुका है? अच्छा जिंदा है। तो अब देखिए, ये राइट किया मैंने, सक किया। अब जब मैं राइट सक एक्शन परफॉर्म करूंगा 5 स्टेट के ऊपर, स्टेट 5 है आपकी, और मैं राइट सक कर देता हूं, तो क्या होगा, नतीजे में कौन सी स्टेट आएगी मेरे पास? मेरे पास जो स्टेट आएगी वो 6 भी हो सकती है, या मेरे पास 8 भी हो सकती है। ठीक है, टू टू भी हो सकती है कि मैं अगर राइट पे चला जाऊं तो जनाब रूम ए डर्टी हो जाए। लेकिन ये कि ज्यादातर चांसेस इस बात के हैं कि या तो 6 होगी या 8 होगी, और बेहतर ये है कि 8 हो जाए भाई, राइट पे जाके मैंने सक कर लिया तो दोनों रूम क्लियर हो गए। ठीक है ना, ये सिंगल स्टेट प्रॉब्लम कहलाती है। यानी आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे चले गए। अच्छा, मल्टी स्टेट प्रॉब्लम क्या होती है? मल्टी स्टेट प्रॉब्लम ये होती है कि आप 1 से भी शुरू कर सकते हैं, यानी इनिशियल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, बल्कि सारे में से कोई सा भी हो सकता है। आपको पता नहीं है कि स्टार्टिंग स्टेट कौन सी है। 1 से लेके 8 तक सारी हो सकती है। तो देखें, असल में इस चीज को समझना इसलिए जरूरी है कि जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो हमें इनिशियल स्टेट डिफाइन करना जरूरी होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप चेस खेल रहे हैं, तो चेस की जो इनिशियल स्टेट होती है वो हमेशा सेम होती है। अगर आप गौर करें तो एक जो तमाम चीजें जो होती हैं वो एक जगह पे रखी हुई होती हैं। सही है ना? या आप लीडो खेल रहे हैं तो लीडो खेलते हुए इनिशियली तमाम जो बंदे होंगे वो इनिशियल स्टेट पे ही होंगे। लेकिन अगर हम वैक्यूम क्लीनर की बात करें और हम कहें कि मल्टी स्टेट है, तो भाई रूम की तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है और वैक्यूम क्लीनर किसी भी जगह हो सकता है। तो लिहाजा अब इनिशियल स्टेट इन आटो में से कोई भी हो सकती है। तो अब अगर ऐसी कोई भी स्टेट है, लीडो तो सेमी डायनामिक स्टेट है, सेमी डायनामिक की बात नहीं हो रही है, स्टेट की बात हो रही है। स्टेट क्या है कि जब आप लीडो खेलेंगे, जब लीडो खेलना स्टार्ट करेंगे, तो मेरी जान इनिशियली क्या होगा, अगर 4 प्लेयर हैं तो चारों की जो गोट है वो अंदर ही होगी ना। ये इसकी इनिशियल स्टेट है, इसके अलावा कोई इनिशियल स्टेट होगी? यानी बीच में से कहीं स्टार्ट कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं कि ये जो चौथा बंदा है वो इसकी सिर्फ एक ही हो? नहीं हो सकता। हमेशा ऐसे ही गेम स्टार्ट होगा। लिहाजा ये सिंगल स्टेट अप्रोच है। लेकिन वैक्यूम क्लीनर की अगर हम बात करें तो वैक्यूम क्लीनर तो इन चार्टों में से किसी में भी हो सकता है। तो अब जब हम कहते हैं मल्टी मल्टी स्टेट, तो इसका मतलब है एक से ज्यादा स्टेट से आप स्टार्ट हो सकते हैं। सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन ये होगा कि अब जाहिर है आपको नहीं पता कि इस वक्त क्या स्टेट है। आपको जैसे यहाँ पे तो आपको क्लियर था कि भाई 5 पर है, तो 5 का तो सोल्यूशन यही था, राइट पे सक करें। लेकिन अगर हम 5 पे नहीं है और मिसाल के तौर पे हम 4 पर हैं, तो 4 का सोल्यूशन क्या होगा? 4 का सोल्यूशन होगा लेफ्ट पे जाके सक करो। सही है। अच्छा, 6 का होगा कि सक करो। और इसी तरीके से जो आपके पास 3 है, उसका भी यही होगा, राइट पे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे सक करो।
तो अब हमें ऐसा सोल्यूशन बनाना है जो तकरीबन हर स्टेट पे लग जाए। तो वो सोल्यूशन मल्टी स्टेट का क्या निकल रहा है कि आप राइट पे जाएं सक करें, फिर लेफ्ट पे जाएं सक करें। 7 और 8 का कोई सोल्यूशन नहीं है। 7 और 8 पे आप जो है ना, इसका मतलब है गोल पे पहुंच गए, गोल स्टेट है आपकी। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आप इसी स्टेट पे हो। तो अगर आप गोल स्टेट से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि आप जब उसको गोल से कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे ऑलरेडी गोल पर मौजूद है, लिहाजा हम सही है। ठीक है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन स्टार्ट आप कहीं से भी हो सकते हैं। यानी कोई वैक्यूम क्लीनर किसी ऐसे रूम में भी जा सकता है जो साफ हो पहले से। तो अब जो ये प्रॉब्लम, ये जो हमारे पास सिचुएशन है जिसको हम मल्टी स्टेट प्रॉब्लम कहते हैं या सेंसरलेस प्रॉब्लम कहते हैं, ये अगर आपको याद हो जो कि हमने स्लाइड यहाँ शुरू में देखी, तो ये जो हम कह रहे हैं ना सेंसरलेस प्रॉब्लम, मल्टी स्टेट प्रॉब्लम, ये इसकी एग्जांपल आपको यहाँ पे नजर आ रही है। और अगर आप इसको एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें तो ये आपके पास स्टेट्स हैं, मल्टी स्टेट्स हैं इनिशियल। अब यहाँ पे अगर आप लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ये स्टेट पॉसिबल्स हैं, अगर आप राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ये स्टेट पॉसिबल है। यानी अगर आप इसको सिंगल स्टेट से कंपेयर करें तो वहां पे हमने जो डायग्राम देखी थी उसमें क्या था कि एक स्टेट है, उस स्टेट से हम इसी स्टेट पे जा सकते हैं या इसी स्टेट पे जा सकते हैं। ये हमने देखा था जब हम सिंगल स्टेट की बात कर रहे थे। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन मल्टी स्टेट में क्या होता है कि आपके पास एक से ज्यादा इनिशियल स्टेट्स होती हैं, फिर उनके नतीजे में कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो जो स्टेट्स आती हैं वो भी एक से ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन होता है वो नहीं होता जो सिंगल स्टेट का होता है। उसमें जो भी स्टेट्स हैं उन सबको सामने रखना पड़ता है। यानी इसके नतीजे में ये पॉसिबिलिटीज हैं, तो यहां पर जाने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, यहां पर जाने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। लाइक ट्री कह लें, ठीक है, ग्राफ कह लें, सही है। जी सलमान अली साहब क्या कह रहे हैं आप? कुछ भी नहीं कह रहे। अच्छा, फिर आगे आपके पास कंटिंजेंसी प्रॉब्लम्स, यानी अगर आप यहां पे आके देखें तो हमने कहा था कि एक तीसरी कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं कंटिंजेंसी प्रॉब्लम। कंटिंजेंसी प्रॉब्लम क्या होती है कि देखें, आप अगर स्टेट 5 पर है और आप स्टेट रूम बी के ऊपर चले गए, ये रूम ए है और रूम बी पर है। अच्छा, अब ये कंटिंजेंसी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखें, कोई भी जब हम प्रोग्राम किसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो पहले तो हमारी कुछ अजम्पशंस होती है ना, फिर अजम्पशंस आहिस्ता आहिस्ता हम रिमूव करते रहते हैं। ठीक है, तो इनिशियली हमारी वैक्यूम क्लीनर के बारे में ये अजम्पशन थी कि रूम ए डर्टी है, अगर मैं उसको क्लीन कर दूंगा तो क्लीन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वैक्यूम क्लीनर चल रहा हो और खिड़की खुली हुई हो और कचरा अंदर आ रहा हो। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी ये कि जब मैं क्लीन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं तो रूम डर्टी भी हो रहा हो, खुद ही, खुद ब खुद ही, यानी उसकी स्टेट क्लीन से डर्टी हो रही हो। तो ये फिर आपके पास जो सिनेरियो बन जाएगा, ये बन जाएगा नॉन डिटर्मिनिस्टिक। इसमें क्या होता है कि करंट स्टेट चेंज हो रही होती है, लूप कह लें, या उसमें क्या होगा कि आप करेंगे ये कि मिसाल के तौर पे आपने ए पे क्लीन परफॉर्म किया, बी पे किया, फिर दोबारा ए पे आके क्लीन किया, फिर दोबारा बी पे जाके क्लीन किया, इस तरीके से आप चलते रहेंगे। यानी देखें यहां पे क्या है कि सक में डर्टी या क्लीन कारपेट, यानी नॉर्मली क्या होता है कि जब हम सक करते हैं तो हमेशा
कारपेट क्लीन होता है, लेकिन यहां पर हो सकता है कि डर्टी हो जाए, क्योंकि जो सग मैंने किया है वो मैं एक मखसूस मिकदार में कर सकता हूं, और डर्ट की मिकदार उससे ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो अब जो हमारी सेंसिंग होगी वो सिर्फ लोकेशन भी नहीं देखेगी, वो ये भी देखेगी कि डर्ट की मिकदार कितनी है और करंट लोकेशन पे कितनी है। तो अब यहां पे इफ लग जाएगा, इफ कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, या लूप लग जाएगा, आप समझ लें कि उस वक्त तक चलते रहो जब तक कि क्लीन ना हो। यानी आप चेक करेंगे कि अगर लेफ्ट क्लीन हो गया है तो आप राइट पे जाओ और फिर क्या करो, उसको सक करो। जाहिर सी मतलब जाहिर है कि ये जो कंटिजेंसी है इसमें हमारा एजेंट ज्यादा स्मार्ट हो गया है। रियल वर्ल्ड सिनेरियो में ऐसा ही होता है। हाँ मोहम्मद अली, आपकी एग्जांपल सही है, लेकिन आप इसको जरा थोड़ा सा मॉडिफाई करके सर्च एजेंट के ऊपर ले आए तो ज्यादा बेहतर है। बात आप समझने के लिए सही कह रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये कहलाती कंटिजेंसी प्रॉब्लम। कंटिजेंसी क्या होता है? कंटिजेंसी बेसिकली बैकअप होता है, बैकअप का कॉन्सेप्ट होता है ये। यानी अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जब हम सेंस कर रहे होते हैं तो सेंस करने का तरीका भी डिफरेंट हो जाता है और हमारा एक्शन भी डिफरेंट हो जाता है। बात समझ में आ गई? जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यहां पर ना ये चीज बस ध्यान में रखिएगा कि हमारी करंट स्टेट के बारे में भी नई इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। यहाँ पे करंट स्टेट की इंफॉर्मेशन या तो डर्टी होगी या क्लीन होगी, लेकिन हो सकता है कि हमने उसको क्लीन कर दिया हो, वो दोबारा से डर्टी हो जाए कंटिजेंसी में। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाते हैं हम ऑनलाइन सर्च प्रॉब्लम के ऊपर। अब ये ऑनलाइन सर्च प्रॉब्लम क्या चीज है? इसमें जैसा कि आपको अभी पिछली स्लाइड के अंदर हमने देखा भी इसको, कि भाई इसमें ना हमें स्टेट्स का पता होता है और ना एक्शन का पता होता है। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से काम काम होता है? तो सपोज ये हमारे पास, अच्छा इसको एग्जांपल से समझते हैं। पहले इसमें समझ लें कि इसमें होता है क्या है। एजेंट जो होता है ना उसके पास कुछ एक्शंस होते हैं। मिसाल के तौर पे एजेंट एस एक्शन परफॉर्म कर सकता है। लिस्ट ऑफ अलाउड एक्शंस इन स्टेट एस, तो एक फंक्शन होता है एक्शन, उसको जब हम एस स्टेट पास करेंगे तो वो ये बताएगा कि एस पे कौन कौन से एक्शन परफॉर्म किए जा सकते हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ऑनलाइन सर्च जो है, ये दोबारा से देख लें स्लाइड को, यहां पर स्टेट्स और एक्शन इन्वायरमेंट के अननोन है। यानी यहां पे तो मुझे पूरा नजर आ रहा है ना कि क्या क्या स्टेट्स हैं। ए भी है, स्टेट ए भी हो सकती है, बी भी हो सकती है। एक्शन राइट लेफ्ट और स्टक हैं। डर्टी या क्लीन हो सकती है स्टेट। ये चीज मुझे पहले से ही पता है, यहां पे मुझे पता ही नहीं है। मुझे सिर्फ ये पता है कि अगर मेरे पास कोई स्टेट है, उस स्टेट को अगर मैं इस सेक्शन में पास करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि इस स्टेट से दूसरी स्टेट क्या क्या हो सकती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पर हूं, वन पर हूं, तो इस स्टेट को जब मैं इस एक्शन को पास करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि आप इधर भी जा सकते हैं या इधर जा सकते हैं। बस दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप राइट पे मूव करें या लेफ्ट अपवर्ड मूव कर लें। अच्छा अगर मैं टू पे आ जाता हूं मिसाल के तौर पे, तो टू के ऊपर जो है वो या तो मैं ऊपर जाऊंगा या राइट पे जाऊंगा या लेफ्ट पे जाऊंगा, नीचे नहीं जा सकता। बात समझ में आ रही है? अच्छा ये क्या है सी? ये कहलाता है स्टेप कॉस्ट फंक्शन। स्टेप कॉस्ट फंक्शन ये है कि अगर मैं स्टेट एस पर हूं
और उस पे मैं एक्शन ए परफॉर्म करूं तो और एस डैश स्टेट पे चला जाऊं तो उसकी क्या स्टेट होगी, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी आफ्टर एस डैश इज डिटरमाइंड। गोल टेस्ट क्या होता है कि अगर हम कोई स्टेट इसको पास करें तो ये बता देता है कि गोल पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? ये इंतकाल हो गया तुम लोगों का? मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक स्टेट स्पेस है, ठीक है। हमारे एजेंट को नहीं पता कि टोटल कितनी स्टेट्स हैं, ठीक है। अब हाँ मैं समझाता हूं, मिसाल के तौर पे ये गोल स्टेट है, यहां तक जाना है, ये इनिशियल स्टेट है। नॉर्मली हमें पता होता है कि भाई इसमें 9 स्टेट है, ऐसी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि 9 स्टेट है। यहाँ पे ये जो बैरिक्स लगे हुए हैं, दीवारें लगी हुई हैं, वॉल्स लगी हुई हैं, इधर आप नहीं जा सकते। तो अब ये जो 1-1 है बेसिकली ये एक स्टेट है, 1-1 एक स्टेट है। सपोज इसको मैंने कह दिया एस, ठीक है, इनिशियल स्टेट है मेरी। अगर मैं एस को पास करूंगा एक्शन को, एक्शन के मेथड को, तो ये मुझे रिटर्न करेगा 2-1, ये मुझे रिटर्न करेगा 2 और 1, और ये मुझे रिटर्न करेगा 2 और 2। बात समझ में आई? यानी ये कि आप स्टेट 1-1 से या तो 2-1 पे जा सकते हैं या 2-2 पे जा सकते हैं, सही है। स्टेप कॉस्ट फंक्शन क्या है? बाउंसिंग बॉल गेम भी कह सकते हैं, ये दूसरा गेम है अभी ना। अच्छा, स्टेप कॉस्ट फंक्शन क्या है? स्टेप कॉस्ट फंक्शन ये है कि मैं इसको ये इसको सपोज कह देता हूं एस डॉट, इसको, तो अगर मैं स्टेप कॉस्ट फंक्शन को एस और एस डैश और ए बताऊं तो ये मुझे बताएगा उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी। स्टेप कॉस्ट फंक्शन मुझे ये बताएगा। गोल टेस्ट जो है वो इस स्टेट के लिए फॉल्स रिटर्न करेगा, इसके लिए भी फॉल्स। किसके लिए वो ट्रू रिटर्न करेगा? गोल टेस्ट किस स्टेट के लिए ट्रू रिटर्न करेगा? कौन सी स्टेट गोल स्टेट है? 3-3, 3-3 गोल स्टेट है। तो एक्चुअली मुझे यहां से यहां जाना है। बात समझ में आ गई? तो इसमें क्या होता है ऑनलाइन सर्च प्रॉब्लम के अंदर कि हमारे पास एजेंट जो है वो प्रीवियस स्टेट को रिकॉग्नाइज कर सकता है। एक्शंस डिटर्मिनिस्टिक होते हैं, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहां से इधर जंप कर जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। मुझे अगर यहां जाना भी है तो पहले मैं इधर से इधर जाऊंगा, फिर इधर से इधर जाऊंगा, ठीक है, पहले इधर से यहां जाऊंगा, फिर इधर से इधर जाऊंगा, फिर इधर से इधर जाऊंगा। यहां से इधर डायरेक्ट जंप करना पॉसिबल नहीं है। तो ये डिटर्मिनिस्टिक है, सही है। और इसमें जो ह्यूरिस्टिक है वो एडमिसिबल है। एडमिसिबल हमने ए स्टार में भी समझा था कि जो हमारे पास ह्यूरिस्टिक फंक्शन है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन है शुड बी लेस देन इक्वल टू एक्चुअल ह्यूरिस्टिक फंक्शन, ठीक है। ये चीज हमने जब हम ग्रीडी और ए स्टार पढ़ रहे थे तो उसमें ये चीज हमने समझी थी। तो गोल क्या है हमारा? गोल ये है कि हमें जो है वो गोल स्टेट पे जाना है। ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि गोल स्टेट पे जाना है विद मिनिमल कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट पे जाना है।
यानी एक तरीका तो ये हो सकता है कि भाई मैं ऐसा करूं कि यहाँ जाऊं, फिर यहाँ जाऊं, फिर यहाँ से इधर जाऊं, फिर यहाँ से इधर जाऊं, फिर वापस आऊं, फिर इधर आऊं, फिर इधर आऊं, फिर इधर जाऊं, फिर इधर जाऊं, फिर इधर जाऊं, गोल पे तो पहुंच गया, लेकिन इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा लग गई है। ऐसा नहीं करना है। सबसे कम कॉस्ट वाली अप्रोच क्या होगी? सबसे कम कॉस्ट वाली अप्रोच ये होगी कि मैं यहां से चल एस से शुरू करूं, फिर यहां से इधर जाऊं, फिर यहां से इधर जाऊं, और फिर यहां से इधर पहुंचूं। ये सबसे हमारे पास कम कॉस्ट वाली अप्रोच होगी। ठीक है बेटा, जिंदा हो या इंतकाल हो गया? जब मैंने शुरू में पूछा था तो उस वक्त 10-12 के करीब जिंदा थे। फिर मैंने बीच में पूछा तो 5-6 के करीब जिंदा थे। अभी मैंने पूछा है तो सिर्फ 3 जिंदा है। थोड़ी देर बाद पूछूंगा तो कोई भी जिंदा नहीं होगा। अब जो सो रहे थे ना वो भी उठ गए, क्योंकि जब जब भी कोई मजाक वाली बात होती है, हंसने वाली बात होती है, तो सब जिंदा हो जाता है। अभी मैं दोबारा पढ़ाना शुरू करूंगा तो फिर आंखें बंद हो जाएंगी। वो तो शुक्र है तुम लोग की आवाजें नहीं आती, वरना ऐसी ऐसी आवाजें आ रही होती ना यहाँ पर। कुछ लोगों की तो आवाजें ही नहीं आती फिर। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। असल में ना देखें, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये जो दिमाग होता है ना आपका, ब्रेन, ये बेसिकली एक मशीन है बेचारी। इस पे जो है ना वो अक्सर लग जाता है जंग। जंग समझते हैं आप? जंग समझते हैं आप लोग? हाँ, ये जो ना ब्रेन पे लग जाता है जंग, दिमाग पे। अच्छा, अब वो जंग हटेगा कैसे? वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे हटेगा? अच्छा, वो भी मैं बताऊं। भाई एक मशीन है, आपके घर पे एक मशीन है, खराब हो रही है। मशीन क्यों खराब होती है? हाँ भाई, मशीन क्यों खराब होती है? मशीन खराब होती है जब उसका इस्तेमाल ना हो। अगर आप उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो बेकार हो जाएगी। तो अब आपका ब्रेन है, कैपेबिलिटी तो उसके अंदर बहुत सारी है, लेकिन आज तक आपने यूज इतना ही किया हुआ है। इतना सा यूज किया है आज तक आपने। तो ये जो सारा पोर्शन है ना, ये सारा जो ब्रेन है आपका, ये बेकार हो गया है। सही है। अच्छा, कभी कभार जब आप इधर से इधर जंप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे कि अभी शायद हो रही हो, तो ये परेशान हो जाता है, यार ये हो क्या गया है आज। ये कहता है ये हो क्या रहा है, ये यहां आने की कोशिश कैसे कर रहा है। तो नतीजे में क्या करता है कि ये जो है ना आपको सुलाने की कोशिश करता है। थकन हो जाती है आपको। जैसे स्टैमिना होता है ना रनिंग करने का, कुछ लोग 5 मिनट चल भाग के थक जाएंगे, कुछ लोग 10 मिनट भाग के थक जाएंगे, कुछ लोग 15 मिनट भाग के थक जाएंगे, कुछ लोग 20 मिनट भाग के थकेंगे। तो इसी तरह ब्रेन का भी स्टेमिना है। आप लोगों का ब्रेन का स्टेमिना इतना चुन्ना सा है कि थोड़ा सा चल के ही थक जाता है वो। तो स्टेमिना बढ़ सकता है। स्टेमिना कैसे बढ़ता है? अगर मुझे अपना रनिंग स्टेमिना बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ाऊंगा? मैं चाहता हूं कि मैं 1 घंटे तक भागता रहूं और मैं थकू ना, तो क्या तरीका है इसका?
उसका तरीका ये है कि मैं रोज भागना शुरू कर दूं, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि मैं पूरा घंटा भागता रहूं लेकिन मैं थकूंगा नहीं। तो ब्रेन का अगर आप रोज इस्तेमाल करेंगे तो आपका ब्रेन भी नहीं थकेगा बेटा। तो गोल पे हमें जाना है विद मिनिमल कॉस्ट। हाँ, ये भी एआई में आता है। तो आ, तो आप कॉस्ट जो है ना वो आपकी कम से कम होनी चाहिए। और आपको कहाँ जाना है, आपको स्टार्टिंग स्टेट से गोल की तरफ जाना है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है एडवर्सरी आर्गुमेंट। एडवर्सरी आर्गुमेंट क्या होता है कि यहां पर हम जो है ना वो स्टेट स्पेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं while exploring it। मतलब ऑनलाइन सर्च में क्या होता है कि हमारे पास स्टेट स्पेस नहीं होती है। ये ऑनलाइन सर्च की खास बात है, ये बात जहन में रखिएगा, वरना इसमें और दूसरी सर्च में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क यहाँ पे ये है कि हमारे पास इनिशियली स्टेट स्पेस नहीं होती। स्टेट स्पेस से मुराद के मेरे पास तमाम स्टेट्स मौजूद हों कि कौन कौन सी स्टेट मौजूद है, मेरे पास स्टेट स्पेस नहीं होती है। होता क्या है कि जब मैं एक्सप्लोर कर रहा होता हूं तो एक्सप्लोर करते करते स्टेट स्पेस बन रही होती है। ठीक है, उसमें हमें ये पता होता है कि एस से ए पे जा सकते हैं। अब ए से आगे क्या है हमें नहीं पता होता। हमें पता होता है स्टार्टिंग स्पेस स्टेट एस है, गोल है। अच्छा, एस के आगे ए है, ए के आगे क्या है नहीं पता। वो कैसे पता चलेगा? जब मैं एस से ए पर जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि ए के आगे कौन कौन सी स्टेट है। फिर मैं जब उनमें से किसी स्टेट पे जाऊंगा तो उसके आगे मुझे पता चलेगा कि उसके आगे कौन सी स्टेट है। बात समझ में आ गई? जी। तो अब जब ये हमारे पास स्टेट स्पेस नोन नहीं होती तो ऐसा कोई एल्गोरिथम नहीं है जहां पे हम डेड एंड्स को अवॉइड कर सकें। तो हमारे पास डेड एंड्स भी आते हैं। जैसे अगर ये गोल है तो ये डेड एंड है। मिसाल के तौर पे अगर आप डायग्राम में देखें तो ये गोल है, ये डेड एंड है, ये भी डेड एंड है, ये डेड एंड है, ये डेड एंड है, ये सब डेड एंड है। तो डेड एंड इसके अंदर आते हैं। वो हम डिटेक्ट उसी वक्त कर सकते हैं जब हम उस स्टेट पे पहुंचेंगे। जी, नॉन डिटर्मिनिस्टिक है ये। डिटर्मिनिस्टिक है ये, नॉन डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। लेकिन हमारे पास स्टेट स्पेस नहीं है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक ना बोले इसे, डिटर्मिनिस्टिक है। डिटर्मिनिस्टिक ये होता है कि मैंने उस वक्त भी समझाया था कि मैं यहां से इधर डायरेक्ट नहीं जा सकता। अगर इधर से डायरेक्ट इधर चले जाऊं ना तो ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक होगा। डिटर्मिनिस्टिक ये होता है कि इधर से इधर जाने का एक रास्ता है, उसी रास्ते से गुजर के जाऊंगा मैं, जंप नहीं लगा सकता। अगर जंप लगा सकता तो फिर ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता। तो ऑनलाइन सर्च का जो एजेंट होता है वो क्या करता है, वो मैप जो है ना अपना एनवायरनमेंट का, वो परसेप्ट की इनपुट की बेसिस पे अपडेट करता रहता है। इसको देखें, मुझे एक बात बताएं, आपने एज ऑफ एम्पायर खेला है? नहीं खेला किसी ने? अच्छा, जिन लोगों ने खेला है उसमें एक तो होता है मैप एक्सप्लोर्ड होता है। वो जब आप गेम खेलेंगे तो पूरा मैप नजर आ रहा था आपको। लेकिन एक ऐसा होता है कि वो अनएक्सप्लोर्ड मैप होता है। उसमें क्या होता है कि जब आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ना तो फिर आपको क्लियर नजर आना शुरू होता है। जैसे जैसे आपका एजेंट आगे बढ़ता है तो आपको नजर आना शुरू होता है कि भाई इधर क्या है, इधर क्या है। उससे पहले आपको पता ही नहीं होता। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैप आपको पूरा नजर आ रहा है तो वो फिर एक्सप्लोर्ड है। और अगर आपको मैप नजर नहीं आ रहा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं
ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वगैरह जब आप खेल रहे होते हैं ना, तो उसमें तो आप फिर भी कुछ ऑप्शंस के थ्रू पूरा मैप देख लेते हैं ना ऊपर से जाने से पहले। एक चीज होती है एक्सप्लोर करना, आपको पता ही नहीं है, जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा उधर क्या है, उससे पहले पता ही नहीं था आपको। ठीक है, अब जैसे काउंटर स्ट्राइक का मैप जो है वो तो आपके जहनों पे बैठा हुआ होगा ना, मतलब वो तो मैं अभी कागज पे ड्रॉ, मैं अगर पेपर में दे देता हूँ कि काउंटर स्ट्राइक का मैप बना दें, तो आप ऐसे ऐसे बना के देंगे कि मैं भी परेशान हो जाऊंगा कि कौन कौन से हैं भाई। वो तो आपके जहनों में ऐसा बैठा हुआ होगा, है ना। या पबजी का मैं कोई दे देता हूँ तो वो तो आप धड़ाधड़ बना के देंगे, या किसी फिल्म की स्टोरी दे दूं तो भी आप धड़ाधड़ बना के लिख देंगे, ऐसी स्टोरी लिखेंगे कि राइटर भी परेशान हो जाएगा। तो अब बेसिकली ये मैप जो है ना वो एक्सप्लोड होता रहता है और हम आगे चलते चले जाते हैं। अच्छा, अब ये ऑनलाइन जो सर्च है उसका एल्गोरिथम है, पहले हम जरा जो है ना इसको एग्जांपल को समझ लेते हैं, फिर एल्गोरिथम पे आएंगे। देखिए मिसाल के तौर पे ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के अंदर मुझे गोल पे जाना है स्टार्टिंग स्टेट से। ये सारे रैशनल होते हैं बेटा, सारे एजेंट ये रैशनल ही हैं, ये तो हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं ना, चाहे वो जितने भी हमने पढ़े। तो ये मेज प्रॉब्लम है, 3x3 की ग्रेड है, स्टार्टिंग स्टेट 1 1 है, ये इनिशियल स्टेट है। अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें हैं, एक इसमें अनएक्सप्लोर्ड लिस्ट है, एक अनबैक ट्रैक्ड लिस्ट है, ये दोनों इनिशियली एम्प्टी हैं, यानी यूएक्स अनएक्सप्लोर्ड और यूबी अनबैक ट्रैक्ड। अनबैक ट्रैक्ड से मुराद है कि अगर मैं यहां जाता हूं यहां से वापस आता हूं तो ये बैक ट्रैक हो गया, तो ये दोनों इनिशियली एम्प्टी हैं। स्टेट एस जो है, एस सेट ऑफ स्टेट, ये भी इनिशियली एम्प्टी है, ये सब एम्प्टी है। बात समझ में आ रही मेरी? जी जी, रैशनल है। अब देखें, इनिशियली हम 1 1 पर हैं, हम क्या करेंगे, गोल टेस्ट करेंगे, क्या 1 1 गोल है, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो अब हम चेक करेंगे क्या ये एक नई स्टेट है, तो हमें पता चलेगा हाँ भाई ये एक नई स्टेट है। नई स्टेट कैसे चेक करेंगे, हम उसको चेक करेंगे अनएक्सप्लोर्ड में है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जनाब ये नई स्टेट है, ठीक है। अच्छा, फिर करेंगे ये कि इसको अनएक्सप्लोर्ड से निकालकर एक्शन में पास करेंगे और देखेंगे कि यहां से क्या क्या एक्शन पॉसिबल है। तो ये मुझे बताएगा कि यहाँ पर एक एक्शन तो पॉसिबल है राइट पे जा सकते हैं आप, और एक एक्शन पॉसिबल है कि अप पे जा सकते हैं, यानी ये दो एक्शन यहाँ पॉसिबल है। ठीक है, फिर मैं चेक करूंगा कि क्या एस नल है, तो इनिशियली ये मुझे बताएगा हाँ जी ये नल है। अनएक्सप्लोर्ड एम्प्टी है, ये फॉल्स दे देगा क्योंकि अनएक्सप्लोर्ड में अब 1 1 आ चुका है। ठीक है, अनएक्सप्लोर्ड में से 1 1 को जो ए हमारे पास है, तो ए कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो हमने पॉप करवा दी अनएक्सप्लोर्ड में से ए में रख दी। ए यानी कि आप चाहें तो अब इसमें अब भी ऐड करवा सकते हैं और राइट भी करवा सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपने अप करवा दिया, तो यानी कि एजेंट जो है वो हमारा वो बेसिकली अप के ऊपर जाएगा, क्योंकि यहां से ए रिटर्न हो गया है और ए में जो है वो बेसिकली अप है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, बस ये एग्जांपल खत्म हो जाए फिर ब्रेक करता हूं मैं। तो अब जो स्टेट आ गई है वो 2 1 है। अब आप इस पे क्या करेंगे, गोल टेस्ट करेंगे, क्या ये गोल है, नहीं जी गोल नहीं है। अच्छा, क्या ये नई स्टेट है, बिल्कुल नई स्टेट है। आपने क्या किया, इसका एक्शन चेक किए, तो अब आप इसके जब एक्शन चेक करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि यहाँ पर सिर्फ एक ही एक्शन पॉसिबल है, क्योंकि इधर भी नहीं जा सकते आप, ऊपर भी नहीं जा सकते, राइट साइड पे भी नहीं जा सकते, आप नीचे ही जा सकते हैं। अच्छा, ये जो इससे अगली स्टेट है वो क्या नल है, नहीं जी, तो नतीजा ये होगा कि आप दोबारा वापस आ जाएंगे। बात समझ में आई?
यानी आपने इस स्टेट को एक्सप्लोर कर दिया, आपको अंदाजा होगा कि ये रिजल्ट नहीं है तो वापस आ गए। फिर आप दोबारा जब यहाँ पहुंचे तो दोबारा इसको गोल से कंपेयर करेंगे, नहीं गोल तो नहीं है भैया, नई स्टेट है, नहीं नई स्टेट भी नहीं है क्योंकि आप पहले ही एक्सप्लोर कर चुके हैं, पहले ही इस पे आ चुके हैं आप। तो आप क्या करेंगे, अब आप चेक करेंगे एक्शन क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक्शन जब आप देखेंगे तो दो एक्शन मिलेंगे आपको, राइट अप और डाउन। उसमें से जो अप है वहां पहले ही जा चुके हैं, ठीक है। तो लिहाजा फिर आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो इधर जाने का बचता है, तो आप इस तरफ निकल जाएंगे, तो आप इस स्टेट पे पहुंच जाएंगे। जब आप इस स्टेट पे पहुंचेंगे तो यहां पर अब आप देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज हैं जी, प्रीवियस भी सेव हो रही है ना। तो अब यहाँ पे प्रीवियस भी सेव हो रही है और ये भी सेव हो रहा है कि हम बैक ट्रैक हुए तो कहां से बैक ट्रैक हुए, जैसे हम 2 से बैक ट्रैक हुए यहाँ पर। तो आप देखें एस से जो है वो हम 3 ऑप्शन है, या तो राइट या अप या लेफ्ट, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। या तो आप राइट पे चले जाएं, या आप चले जाएं, या लेफ्ट पे चले जाएं। तो आप क्या कर सकते हैं, अब आप ये कर सकते हैं कि तीनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन उठा सकते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे आपने यहां से राइट वाला उठा लिया। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप राइट वाला ही उठाएं, आप अप वाला भी उठा सकते हैं। अप वाला उठाएंगे तो अप में क्या क्या ऑप्शन होगा, अप में सिर्फ अप का होगा। फिर अप में जाएंगे तो उसमें फिर लेफ्ट का होगा। फिर लेफ्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको अंदाजा होगा कि भाई यहाँ तो आगे ऑप्शन नहीं है, तो फिर वहां से बैक ट्रैक होंगे आप और वापस इधर आएंगे। यहाँ पे आने के बाद फिर आप ये ना ये उठाएंगे ना ये उठाएंगे, बल्कि फिर डायरेक्ट आप राइट पे आएंगे, ठीक है। अब वही बचा है, बात समझ में आ रही है। चलें, फिर ये राइट पे चला गया, और फिर राइट पे जाने के बाद फिर ज़ाहिर है फिर ये ऊपर जाएगा और फिर यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। यहाँ पे जब ये गोल टेस्ट करेगा तो गोल टेस्ट ट्रू आ जाएगा, तो ये कह देगा कि भाई आपको मिल गया। और ये हमें बता देगा कि भाई ये रूट बनता है 1-1 से आप 1-2 पे जाएं, 1-2 से आप 1-3 पे जाएं, 1-3 से आप 2-1 पे जाएं, और 2-1 से आप 3-3, 2-3 से आप 3-3 पे चले जाएं। सही है, ये कहलाती है ऑनलाइन डेप्थ फर्स्ट सर्च। और ये इसका आपके पास जो है ना वो एल्गोरिथम लिखा हुआ है, यानी आपके पास एस डैश एक स्टेट है, रिजल्ट है आपके पास, अनएक्सप्लोर्ड लिस्ट है, अनबैकट्रैक लिस्ट है, एस और ए प्रीवियस स्टेट्स एंड एक्शंस हैं जो कि इनिशियली नल है। गोल टेस्ट आप परफॉर्म करेंगे स्टेट के ऊपर, अगर हो गया तो स्टॉप हो जाए, नहीं हुआ तो आप चेक करेंगे कि एस डैश एक नई स्टेट है, अगर नहीं है स्टेट है तो अनएक्सप्लोर्ड में उसको ऐड कर दें और उसके एक्शंस निकाल लें, एक्शंस निकाल के अनएक्सप्लोर्ड में रख दें। ये कब करना है, जब वो नई स्टेट हो तो उसके एक्शंस निकालें और अनएक्सप्लोर्ड में रख दें। फिर अनएक्सप्लोर्ड के अंदर से निकाल कर उनको आप चेक करें, पॉप करते रहें, अनबैक ट्रैक को पुश करते रहें, पॉप करते रहें। नतीजे में ये चलता रहेगा, ये स्टेप चलते रहेंगे, ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि आपका गोल टेस्ट ना हो जाए कंप्लीट। क्लियर है। गोल की वैल्यू 0 क्यों होगी यार, गोल तो डिफाइंड है ना कि यहां तक जाना है, गोल 0 कैसे हो सकता है। ये कहलाती है ऑनलाइन सर्च। जो इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर वो ये है कि हमारे पास स्टेट स्पेस नहीं है, हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। यानी हमें ये तो पता है कि हम 1-1 पे मौजूद हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि 1-1 से कहां कहां जा सकते हैं। जब हम 1-2 पे जाएंगे तो पता चलेगा कि आगे रास्ता नहीं है। 1-1 पे बैठे बैठे हमें नहीं पता कि 1-2 बंद है, 1-2 के आगे रास्ता बंद है, ठीक है। ये जो ऑनलाइन डेप्थ फर्स्ट सर्च होती है उसमें होता है ये कि ईच वर्स्ट केसेस का ये हो सकता है कि ईच नोड हम बार बार विजिट करें, 2 दफा विजिट कर लें। यानी जैसे आप यहाँ से गए, फिर यहाँ से गए, फिर यहाँ गए, फिर वापस आए, फिर यूँ आए, तो ये इसमें जो है ना वो ये 4 स्टेट 2 बार विजिट हो जाएंगे। ये इसमें एक प्रॉब्लम है।
लेकिन अब क्या करें कि इस किस्म के सिनेरियो में और कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो बस ये थोड़े 1-2 स्लाइड और रह गई हैं, फिर इस चैप्टर को एंड करके हम ब्रेक कर लेते हैं। तो आप बेसिकली ये जो हिल क्लाइंबिंग है, इसको अभी हम, अगर हमें मालूम ना हो कि स्टेट स्पेस क्या है, तो उसको फिर हम ऑनलाइन अप्रोच से सॉल्व करते हैं। एक स्टेट हमारे पास स्टोर होती है, फिर अगले स्टेट पे जाते हैं। ठीक है, तो हिल क्लाइंबिंग बेसिकली इसी अप्रोच को यूज करती है। इसको आप कह सकते हैं ऑनलाइन लोकल सर्च। हिल क्लाइंबिंग के अंदर जो परफॉर्मेंस आपको पता है लोकल मैक्सिमा की वजह से खराब होती है, तो वो हम रैंडम रीस्टार्ट की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि आप इधर गए फिर उधर गए वापस आए, ये इस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑनलाइन लोकल सर्च। ठीक है जनाब, ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आप मेमोरी ऐड करते हैं हिल क्लाइंबिंग के अंदर, तो वो वहां पर क्लास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है आपका बेसिकली कॉन्स्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम्स। तो आज थोड़ा सा इसका आइडिया लेंगे, ये होते क्या हैं इन डिटेल हम फिर नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम बेसिकली क्या होती है कि हमारे पास कुछ इस किस्म की सर्चिंग प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनको सेटिस्फाई करना होता है। ठीक है, सर्चिंग ही होती है ये एक्चुअली, लेकिन इसमें हमें इनिशियल स्टेट से गोल की तरफ ही जाना होता है, लेकिन इसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो हम पहले तो ये समझेंगे कि ये होते क्या हैं, इनको फार्मूलेट किस तरीके से किया जाता है, बैक ट्रैकिंग किस तरीके से होती है, किस तरह की इसमें इम्प्रूवमेंट्स आप ला सकते हैं, क्या क्या कंसिस्टेंसीज इसके अंदर आपको मिल सकती हैं, और स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट्स क्या क्या इसमें हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जरा समझ लेते हैं कि ये CSP या कॉन्स्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम होती क्या है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पे आपको घर में वाले साहब आपको पॉकेट मनी देते हैं आपको, और वो पॉकेट मनी आपको दे देते हैं 5000, जिसको आप कह देते हैं जनाब कि ये हमारा एक्स है। सपोज कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। भाई तुम लोग जिंदा हो, इंतकाल हुआ है, ज़ॉम्बीज में आते हो आजकल या जिंदों में हो? जिंदा है, अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको घर में पॉकेट मनी मिल गई, वालिद साहब ने 5000 रुपये दे दिए। मैंने बहुत ज्यादा बता दिए, आप लोगों को तो 50-50 हजार मिलते होंगे, बड़े लोग हैं आप लोग। 5000 रुपये मिसाल के तौर पे आपको पॉकेट मनी मिली है, लेकिन वो ऐसे ही नहीं मिली। उसके साथ जो है ना, पेरेंट्स ने आपके कुछ कॉन्स्टेंट्स लगा दिए, शर्त लगा दी है कुछ। वो शर्त क्या है? शर्त कुछ इस किस्म की है कि भाई ये जो 5000 आपको मिले हैं, इनमें से आप इंटरटेनमेंट पे खर्च कर सकते हैं, या आप खाना वगैरह खा सकते हैं इन पैसों से, या आप कपड़े खरीद सकते हैं। ये शर्त लगा दी उन्होंने। इसके अलावा आप ये पैसे कहीं और खर्च नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो उन्होंने शर्त लगाई है, तो उसमें कुछ और भी शराइत लगाई हैं। किस किस्म की शराइत लगाई हैं कि मतलब पेरेंट्स ने आपके जो शराइत लगाई हैं उसमें ये है कि ये जो सपोज मैं कहता हूँ कि ये जो हमारा एंटरटेनमेंट पे पैसा खर्च होगा उसको मैं ई कह देता हूँ, जो फूड पे खर्च होगा उसको एफ कह देता हूँ, और जो कपड़ों की खरीदारी में खर्च होगा उसको सी कह देता हूँ। तो जो शराइत हैं वो ये हैं कि जो आपका इंटरटेनमेंट पे खर्च होना चाहिए, खर्चा, वो 500 से 1000 के दरमियान होना चाहिए।
मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। अच्छा, इसी तरीके से वो कहते हैं कि ये जो फूड पे खर्चा होना चाहिए ना, ये आप ज्यादा से ज्यादा 2,500 खर्च कर सकते हैं, और कम से कम 700 750 खर्च कर सकते हैं। अच्छा, कम से कम बल्कि आप कर सकते हैं E+750। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि जितना आप इंटरटेनमेंट पे खर्च करेंगे, उसमें 750 प्लस करके आपकी मिनिमम जो है ना वो फूड पे खर्चा होना चाहिए। सही है? अच्छा, फिर एक कांस्टेंट ये है कि जो आप कपड़े खरीदेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा आप 3,500 के खरीदेंगे। और एक कांस्टेंट इसमें बिल्कुल वो है, फिक्स है, कि जनाब E+F+C जो है ना, वो बेसिकली लेस देन इक्वल टू x होना चाहिए, और x जो है वो बेसिकली 5,000 है। तो अब ये जो प्रॉब्लम है, इसमें आपको मालूम क्या करना है? इसमें आपको मालूम करना है वैल्यू ऑफ E, आपको मालूम करना है वैल्यू ऑफ F, और आपको मालूम करना है वैल्यू ऑफ C। इस किस्म की प्रॉब्लम को हम कहते हैं कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो अब ये है एक्चुअली सर्च प्रॉब्लम ही है, ये सर्च प्रॉब्लम ही आती है। इसमें आपको करना क्या होता है कि कुछ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस आप फाइंड करते हैं, जिसकी मदद से आप गोल पे जाते हैं। अच्छा सॉरी, ये तो रिकॉल कर रहे हैं हम, यानी ये चीजें हम अब तक पढ़ चुके हैं। अब तक हमने क्या क्या किया है? अब हमने किया ये है कि गोल तक जाने के लिए हम सीक्वेंस ऑफ एक्शन फाइंड करते हैं। सीक्वेंस ऑफ एक्शन से मुराद कोई पाथ है जो कि सर्च स्पेस में होता है, और वो हर पाथ की डिफरेंट कॉस्ट होती है, डिफरेंट डेप्थ होती है। हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, यानी कि जिनको हम हेरिस्टिक्स कहते हैं, जिनकी मदद से हम सर्च एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। ये तो हम अब तक पढ़ चुके हैं, चाहे वो अनइनफॉर्म सर्च हो, चाहे वो इनफॉर्म सर्च हो, चाहे वो लोकल सर्च हो, ये अब तक हम पढ़ चुके हैं। जो कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम है, ये भी एक सर्च प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये लोकल सर्च से मिलती जुलती हैं। इसमें भी हमें गोल पे फोकस होता है, पाथ पे फोकस नहीं होता हमारा। हमें सिर्फ जो फोकस होता है वो गोल पे होता है, कि भाई गोल क्या है, गोल तक किस तरह पहुंचना है, किस पाथ से जाना है, डजेंट मैटर। ठीक है, लिहाजा ये लोकल सर्च की कैटेगरी में ही आएंगे। अगर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पे नजर आएगी, ब्लैक बॉक्स। क्या मतलब है? कि जो सीएसपी प्रॉब्लम्स हैं, यानी कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम, सीएसपी, इसमें जो स्टेट होती है ना, उसको हम एज अ ब्लैक बॉक्स रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लैक बॉक्स से क्या मुराद है कि उस स्टेट के अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, ट्री है कि ग्राफ है कि स्टैक है कि क्यू है, वो हमें नहीं पता होता, और हमें जरूरत भी नहीं है। ठीक है, हम उसको ब्लैक बॉक्स इसलिए कहते हैं। तो गोल टेस्ट भी हमारे पास एक ब्लैक बॉक्स होता है, और जिस स्टेट से हम स्टार्ट करते हैं और वहां से जिस स्टेट पे जाते हैं, वो भी एक ब्लैक बॉक्स होता है। ठीक है, यानी गोल टेस्ट भी जो है ना, वो भी ब्लैक बॉक्स होगा। सही है, यानी आपके एल्गोरिथम को ये नहीं पता होगा कि जब गोल पे पहुंचेंगे तो उसके बाद क्या करना है, क्योंकि आपको डेटा स्ट्रक्चर का नहीं मालूम है। मेरी बात समझ में आ रही है भाई तुम लोगों के? अच्छा,
तो ये जो CSP प्रॉब्लम्स होती हैं या कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम होती हैं, इसमें क्या होता है कि हमारे पास स्टेट हम डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग सम वेरिएबल्स xi से मुराद है x1 x2 x3 एंड सो ऑन। हर वेरिएबल के लिए कुछ डोमेन होता है, मिसाल के तौर पे d1 d2 d3 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी ये फैक्टर रिप्रेजेंटेशन होती है हर स्टेट की। गोल टेस्ट क्या होता है? गोल टेस्ट बेसिकली सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो कि स्पेसिफाई करते हैं अलाउेबल कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज फॉर सबसेट्स ऑफ वेरिएबल्स। जैसे मिसाल के तौर पे अभी जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी है पॉकेट मनी वाली, तो हर वो वैल्यू जो उन कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करती है वो हमारा गोल है। क्या दोबारा बता दूं बेटा? ये से क्या मुराद है? आप कह रहे हैं सर दोबारा बता दें ये, तो ये से आपकी क्या मुराद है? ब्लैक बॉक्स नॉर्मल जो अब तक हमने सर्चिंग एल्गोरिथम पढ़े हैं उसमें हमने स्टेट को स्टेट का है, CSP में स्टेट को ब्लैक बॉक्स कहते हैं। क्लियर है? डोमेन से मुराद ये है कि x1 में क्या क्या वैल्यू हो सकती है। जैसे x1 का डोमेन अगर d1 है तो x1 में क्या वैल्यू हो सकती है? मिसाल के तौर पे डोमेन हो सकता है 1 और 2, तो हम कहेंगे कि x1 में 1 और 2 हो सकता है, ये डोमेन है। सही है, ये अभी एग्जांपल आएगी तो बात क्लियर हो जाएगी। मिसाल के तौर पे ये देख लें आप कि कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम जो होती है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं बाय यूजिंग 3 एलिमेंट्स। सबसे पहले सेट ऑफ वेरिएबल्स फ्रॉम x1 to xn, सेट ऑफ डोमेन्स फॉर ईच वेरिएबल d1 d2 d3। d1 से मुराद ये है कि x1 में क्या क्या वैल्यू हो सकती है। सेट ऑफ कांस्टेंट c that specify allowable combination of values, जैसे अभी मैंने आपको एक पॉकेट मनी वाली एग्जांपल दी थी। तो solution to a CSP problem is to find a valid assignment of allowable values for every variable such that all the constants are satisfied. That is, we want a solution that is consistent, that is a consistent assignment। सही है? ये तो थोड़े डेफिनेशंस हो गए, एक एग्जांपल देख लेते हैं फिर बात और क्लियर हो जाएगी। मिसाल के तौर पे देखें, ये आपको एक क्रॉस वर्ड पजल नजर आ रहा है। क्रॉस वर्ड खेला है भाई किसी ने कभी? अखबारों में होता है अक्सर। चले मैं समझा देता हूं, ये क्रॉस वर्ड पजल है। अब आपने ये आपको अलाउएबल वर्ड्स हैं जो इसके अंदर ऐड करने हैं। सही है? अच्छा, किस तरह ऐड करने हैं? देखिए, पहला जो वर्ड होगा ना, जो 1 से शुरू होगा, ये वाला, ये 5 कैरेक्टर का होना चाहिए। क्यों? 1 2 3 4 5। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है ना वो भी 5 कैरेक्टर का होना चाहिए। 1 2 3 4 5, यानी 1 ये 1 वाला कैरेक्टर यहां आएगा और 2 वाला कैरेक्टर यहां आएगा। अच्छा, अब इसमें जो कांस्टेंट है वो ये है कि 1 पे वो वर्ड होना चाहिए जिसका थर्ड लेटर सेकंड का फर्स्ट हो। ये बात समझ में आई मैंने क्या कहा?
भाई यहां इस लाइन में आप ऐसा वर्ड लिखेंगे कि जब आप यहां वर्ड लिखें तो इस वर्ड में कोई गड़बड़ ना हो। इसी तरीके से तीसरी लाइन में मिसाल के तौर पे मैं यहां पे लिख देता हूं HOSES, तो अब ये वाला जो है ना वो S से शुरू होना चाहिए क्योंकि S यहां आ गया है, तो यहां पे आना चाहिए SHEET। अब यहां पे भी S आ रहा है तो यहां पे भी S से शुरू होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया STEER। सही है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब ये जो हमारा फोर्थ वाला है इसमें 4 कैरेक्टर वाला आना चाहिए। अब आपको 4 कैरेक्टर वाला ऐसा देखें जिसके सेकंड पे और फोर्थ पे ई आ रहा हो, ऐसा तो कोई भी नहीं है, तो ये गलत हो गया हमारा। ये जो 3 वैल्यूज हमने लिखी हैं गलत हो गई। यानी 4 पे ऐसा कैरेक्टर ढूंढे आप इनके अंदर से जिसमें सेकंड पे और थर्ड में, सेकंड में और फोर्थ में ई आ रहा हो। इसी तरह फिफ्थ को ऐसा ढूंढे कि जब 4 फिल हो जाए तो वो यहां से शुरू हो, 4 कैरेक्टर वाला। जो 6 है वो 3 कैरेक्टर का होगा, 8 जो है ना वो 5 कैरेक्टर का होगा, 7 2 कैरेक्टर का होगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये जब सारे वर्ड में लिख लूं तो को तमाम जो है ना, मतलब किसी वर्ड को लिखने के लिए पिछला किसी कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बहुत बकवास गेम है सर वैसे ये। अच्छा, चलो फिर इसको एग्जाम में देंगे, ठीक है भाई, क्योंकि ये बकवास है और मुश्किल लग रहा है शाहरुख आमिर को, तो ये पक्का एग्जाम में आएगा। स्टैरिक लगा लें इसके ऊपर। और किसी को बकवास लग रहा है? हाँ भाई, बेहतरीन गेम है। अच्छा, चलें तो इसमें इसमें जो है ना वो बेसिकली वेरिएबल्स क्या होंगे, अब इसको जरा डिफाइन करते हैं। तो वेरिएबल्स इसमें है फ्रॉम 1 to 8। x1 x1 इसमें 1 है, x2 इसमें 2 है, अप टू xn। तो ये टोटल 8 वेरिएबल है इसमें। डोमेन क्या है इसमें, ये डोमेन आपको अब डिफाइन हो रहा है, तो अब आपकी समझ में आएगा कि डोमेन से क्या मुराद है। देखिए डोमेन 1 2 3 और 8 का ये है कि इनमें 5 वर्ड्स आ सकते हैं। यानी मैं आपको थोड़ा डिटेल से समझाता हूँ ये। देखिए जो हमारे 1 है ना, 1 में भी 5 कैरेक्टर आएंगे, 2 में भी 5 कैरेक्टर आएंगे, 3 में भी 5 कैरेक्टर आएंगे और 8 में भी 5 कैरेक्टर आएंगे। तो इन सब का डोमेन 1 2 3 और 8 का, यानी x1 का, x2 का, x3 का और x8 का डोमेन ये है। डोमेन से मुराद इन चारों में, इनमें से वैल्यूज कोई आ सकती हैं। इन तमाम में से जो 5 कैरेक्टर वाले हैं वो उठा के हमने यहाँ रखी है, ठीक है। अच्छा, फिर 4 और 5 की अगर हम बात करते हैं तो 4 में आते हैं जनाब 4 कैरेक्टर और 5 में भी आते हैं 4 कैरेक्टर। तो इनमें से जो 4 कैरेक्टर वाले हैं वो हमने 4 और 5 के लिए लिख दिया, यानी कि x4 और x5 में ये डोमेन, ठीक है। बाकी 6 और 7 की अगर बात करें तो इसमें आते हैं 3 और इसमें आते हैं 3। तो इसमें यानी कि x6 और x7 में 3 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। सही है।
बात समझ में आ रही भाई? आप समझ, अब तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है कि डोमेन क्या चीज है? अच्छा, कांस्टेंट्स क्या हैं? कांस्टेंट्स ये हैं कि 1 के 3 में जो होगा वो 2 के 1 में भी होगा। ठीक है, ये कांस्टेंट है इसके। x1 के 3 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो x2 के 1 इंडेक्स पर होगी। इसी तरह x1 के 5 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो 3 के 1 इंडेक्स पर होगी। 4 x4 के 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी तो x2 के 3 इंडेक्स पे वही होनी चाहिए। इस तरीके से ये सारे कांस्टेंट्स यहाँ पे डिफाइंड है। तो आपने ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना है जो इन तमाम कांस्टेंट्स को सेटिस्फाई करे। दिस इज कॉल्ड एन सीएसपी प्रॉब्लम। ये सीएसपी प्रॉब्लम, ये एक सीएसपी प्रॉब्लम है। इसको आप सीएसपी प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल, अगर हम एन क्यू को, एन क्वीन वाले प्रॉब्लम को सीएसपी की तरह कैरेक्टराइज करें तो उसमें क्या क्या होगा? उसमें वेरिएबल्स होंगे कि भाई एक्स आई जे से मुराद है कि भाई ये आई है मिसाल के तौर पे और ये जे है। ये 0 1 2 3, 0 1 2 3, ये आई और जे हो गए। तो वेरिएबल्स आपके पास x00 से x33 तक हो सकते हैं। एक्स आई जे से ये मुराद है। डोमेन क्या है भाई इसका? डोमेन 01 है। 0 से मुराद है कि किसी भी जगह पर क्वीन है तो वो 0 है, अगर क्वीन नहीं है तो वो 1 है। जैसे ये 0 है, ये सब 0 हैं, ये 1 है। जहां जहां क्वीन है वहां 1 है और बाकी जगह 0 है। बात समझ में आ रही है? बेटा आप लोग जिंदा हो? ऊपर से गया सर ये? भाई क्या ऊपर से चला गया? क्या बता दिया मैंने ऐसा है? मैं क्या है ये बता रहा हूं कि मरीख पे रॉकेट कैसे भेजते हैं? ये अंडे में से कबूतर निकाल के दिखा रहा हूं मैं? क्या कर रहा हूं ऐसा जो समझ नहीं आया भाई? क्या पॉइंट समझ में नहीं आया बताओ? वेरिएबल्स बेटा ये 2 डायमेंशनल एरे है ना, तो 2 डायमेंशनल एरे है तो इसमें x00 से क्या मुराद है? x00 ये x00 है, 2 डायमेंशनल है ना बेटा। ये x33 है। ये क्या है? ये कौन सा वेरिएबल है? हाँ भाई, 30 है। ठीक है, डोमेन से क्या मुराद है? डोमेन से मुराद ये है कि किसी भी जगह पर, यानी x00 में, x00 में वैल्यू क्या है? 0 है कि 1 है? 0 है। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं जनाब, x10 में क्या है? तो आप बताएंगे सर 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि 10 पर क्वीन मौजूद है। ठीक है, तो जो वेरिएबल्स हैं, हर वेरिएबल में या तो क्वीन होगी या नहीं होगी। अगर क्वीन नहीं होगी तो वो 0 होगा
और क्वीन होगी तो 1 होगा। ठीक है, ये इसके कॉन्स्टेंट्स हैं, मैथमेटिक्स में लिखे हुए, मैं आसान अल्फाज में समझा देता हूं। ये जो आई है ये प्रेजेंट कर रहा है रॉ को, और जे प्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। सपोज जे और के कॉलम को प्रेजेंट कर रहे हैं सपोज। तो बेसिकली एक रॉ में 2 क्वीन नहीं हो सकती, और एक कॉलम में 2 क्वीन नहीं हो सकती। अगर एक रॉ में 2 क्वीन आ गई तो ये स्ट्राइक कर लेंगे एक दूसरे को, लिहाजा एक रो में 2 क्वीन नहीं हो सकती, एक कॉलम में 2 क्वीन नहीं हो सकती। ठीक है, फिर ये जो क्वीन होती है ना, ये क्रॉस में भी मारती हैं एक दूसरे को, तो क्रॉस में भी क्वींस नहीं होनी चाहिए। ये इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये इसके कॉन्स्टेंट्स हैं। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये एक्चुअली सोल्यूशन है। इन चारों में से कोई भी क्वीन किसी को नहीं अटैक कर रही। ये क्वीन भी किसी को अटैक नहीं कर रही, ये क्वीन भी किसी को अटैक नहीं कर रही, ये भी क्वीन अटैक नहीं कर रही और ये भी नहीं कर रही। लिहाजा ये इसका सोल्यूशन नजर आ रहा है। जैसे एक मैदान में 2 तलवार नहीं हो सकती, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली जो एन क्वीन प्रॉब्लम है इसमें यही है, 4x4 प्रॉब्लम है ये। अगर ये 8x8 होता तो इसमें आपको 8 क्वींस रखनी पड़ती, अब ये 4x4 का प्रॉब्लम है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि बजाय इसके कि आप वो करें, हर एक को अलग अलग वेरिएबल इनिशियलाइज कर दें, डोमेन ले लें 1 2 3 टू n, और बता दें कि भाई कहां पर क्वीन है कहां पर नहीं है। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं सेट बनाकर, डिपेंड करता है आपके ऊपर। इस तरह एक और प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं मैप कलरिंग। मैप कलरिंग क्या चीज है, बड़ी फेमस प्रॉब्लम है ये। आपके पास मैप में डिफरेंट रीजन्स हैं, जैसे A B C D E, तो आपने इसमें कलर इस तरह करना है कि 2 में सेम कलर नहीं होगा, यानी 2 नेबर्स में A और E में सेम कलर नहीं होना चाहिए, या A और D में सेम कलर नहीं होना चाहिए, A और B में सेम कलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या हैं इसके, वेरिएबल्स इसके ये हैं A B C D E। डोमेन्स क्या है, ए में या तो रेड हो सकता है या ग्रीन हो सकता है या ब्लू हो सकता है, बी में भी यही 3 वैल्यूज हो सकती हैं, सी में भी यही 3 हो सकती हैं, डी में भी यही 3 हो सकती हैं, और ई में भी यही 3 हो सकती हैं। 3 कलर है, ये डोमेन हो गया। कॉन्स्टेंट्स क्या है कि जो ए में है वो बी में नहीं होना चाहिए, जो ए में है वो सी में नहीं होना चाहिए, जो ए में है वो डी में नहीं होना चाहिए, और जो ए में है वो ई में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए इन सब का नेबर है। इसी तरह जो बी में है वो सी में नहीं होना चाहिए। अच्छा, बी और ए वाला यहां से कवर हो जाएगा, बाकी बी का कोई नेबर है ही नहीं। सी में जो है वो डी में नहीं होना चाहिए, बाकी सी का जो ए से ताल्लुक है वो यहां से कवर हो जाएगा। फिर जो डी में है वो ई में नहीं होना चाहिए, बाकी ई और ए का यहां से कवर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये वेरिएबल्स हैं, ये डोमेन हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। ये जैसे रियल वर्ल्ड सिनेरियो हम देखें तो ये एक मैप है, डिफरेंट इसमें आपको स्टेट्स नजर आ रही हैं, तो आपने इसको इस तरह मैप करना है। ये आपके पास स्टेट है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, और नॉर्दर्न टेरिटरी है, क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स है, विक्टोरिया है, साउथ ऑस्ट्रेलिया है, तस्मेनिया है, ये डिफरेंट स्टेट्स हैं। तो डोमेन क्या है, ये कलर है रेड ग्रीन ब्लू। तो आपने क्या करना है कि ऐसा कलर डिफाइन करना है जो उनके रिपीट ना हो रहा हो 2 स्टेट्स के अंदर, हर स्टेट का अलग अलग कलर हो। ठीक है, जैसे कि आप देखें कि 3 कलर हैं और स्टेट्स कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट है। तो 3 कलर्स को 7 स्टेट में इस तरह डिवाइड करना है कि
दो नेबरिंग स्टेट्स का सेम कलर ना हो, ये कहलाती है मैप कलरिंग प्रॉब्लम। ये भी क्या है, बेसिकली एक कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम है। कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम स्केजुलिंग में भी यूज होती है, बिल्डिंग डिजाइन में भी यूज होती है, प्लानिंग में भी यूज की जाती है, ऑप्टिमाइजेशन सेटिस्फैक्शन में भी यूज होती है, विजन कंप्यूटर विजन में यूज की जाती है, ग्राफ लेआउट में यूज की जाती है, नेटवर्क मैनेजमेंट में यूज की जाती है, वीएलएसआई डिजाइन में यूज की जाती है, बहुत सारी एप्लीकेशन। करते कैसे हैं ये फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसको सॉल्व किस तरह करते हैं। कलर कोई भी हो सकता है, लेकिन नेबरिंग जो साथ साथ स्टेट्स हैं उनमें सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सीएसपी की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। अब ये करते कैसे हैं इसको सॉल्व, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कि आज के लिए इतना काफी है। अगर आप लोग जिंदा बचे हैं तो अगली क्लास में मैं भी जिंदा रहा, आप भी जिंदा रहे, तो फिर क्लास लेंगे। कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी तक जो पढ़ा है? धुआं तो नहीं निकल रहा दिमाग में से? अच्छा अच्छा, बच गए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर मंडे को। ओके।